स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाली हैं। हाँ, और ये कहानी एक ऐसे लेखक की है जिन्हें हम सब जानते हैं, बिमल मित्र। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी उनके लेखक बनने से बहुत बहुत पहले की है। जब वो पुलिस में थे। हाँ, बहुत कम लोगों को ये पता है कि अपनी जवानी में वो पुलिस के गुप्तचर विभाग में एक अफसर थे। और ये किस्सा मतलब उनके उसी दौर का है। ये कहानी है एक आदर्शवादी नौजवान की, जिसका सामना सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई से होता है जो किसी का भी यकीन हिला दे। तो चलिए इस किस्से की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ना बहुत मामूली सी लगती है। एक शिकायत से। हाँ, एक शिकायत कि रेलवे को जो सरसों का तेल सप्लाई हो रहा है उसमें मिलावट है। लेकिन ये सिर्फ एक मिलावट का केस नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक अकेले ईमानदार आदमी और एक कह सकते हैं सड़े हुए सिस्टम के बीच की टक्कर की। और ये कहानी ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है क्या? कि जब पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट हो तो उसमें एक ईमानदार इंसान की क्या जगह है? क्या वो कोई बदलाव ला सकता है? या वो खुद ही उस मशीनरी में पिस कर रह जाता है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है। ये सिद्धांतों के टूटने का एक बहुत पर्सनल लेखा जोखा है। तो कहानी के नैरेटर यानी हमारे लेखक बिमल मित्र उस वक्त गुप्तचर विभाग में थे। उनका काम था घूम घूम कर खबरें निकालना। चोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, इन सब पर रिपोर्ट भेजना। तो एक दिन उन्हें ये खबर मिलती है, मिलावटी तेल वाली। हाँ, कि एक सप्लायर रेलवे को मिलावटी सरसों का तेल दे रहा है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, हाँ, खबर देने वाला खुद एक तेल मिल का मालिक था। जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। बिल्कुल, नैरेटर को ये समझते देर नहीं लगती कि ये खबर शायद जलन या दुश्मनी में दी गई है। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। नहीं, वो अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। और ये उनके किरदार का मतलब पहला बड़ा संकेत है। उन्हें खबर देने वाले के इरादे से कोई मतलब नहीं है। उनका फोकस सिर्फ एक बात पर है, सच क्या है, क्या मिलावट हो रही है। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने आदर्शवादी थे और अपने काम को लेकर कितने संजीदा। बिल्कुल, तो वो निकल पड़ते हैं बिलासपुर से जबलपुर। जो जमाने में कोई 250 मील का लंबा सफर था। वहाँ से अपने डीआईजी से इजाजत लेते हैं और फिर पहुँचते हैं अकलतरा के उस गोदाम में जहाँ तेल के ड्रमों का अंबार लगा था। हाँ, वो एक शीशी में तेल का सैंपल लेते हैं, सारे ड्रमों को सील करते हैं मतलब पूरी कार्रवाई कायदे से। और सैंपल को जांच के लिए कलकत्ता के मशहूर अलीपुर टेस्ट हाउस भेज देते हैं। और फिर रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर था। तेल में 50% तीसी का तेल मिला हुआ था। 50% मतलब आधा तेल नकली। हाँ, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ये तेल इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है और सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर जानवर भी इसे खा लें तो उनकी मौत हो सकती है। सोचिए कितना खतरनाक था ये। रिपोर्ट ने तो ये भी कहा था कि इस सारे तेल को या तो जमीन में गाड़ दिया जाए या फिर जला दिया जाए। ये सिर्फ मुनाफाखोरी नहीं थी, ये हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ था। तो रिपोर्ट आने के बाद नैरेटर को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। एक बहुत बड़े जालसाज को पकड़ लिया है। हाँ, उन्हें उम्मीद थी कि अब दफ्तर में उनकी वाहवाही होगी, पीठ थपथपाई जाएगी। वो सोच रहे थे कि अब उस बेईमान सप्लायर पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन होता कुछ और ही है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर महीने गुजर जाते हैं और ऑफिस से कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं, कोई निर्देश नहीं, सब कुछ एकदम शांत। पूरी तरह से खामोशी। हाँ, जैसा वो लिखते हैं, वर्षा आई, शरद आया और हेमंत भी आया, लेकिन इस केस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। और ये जो चुप्पी है ना, ये सिस्टम का सबसे ताकतवर हथियार है। कैसे? देखिए, एक्शन या धमकी से ज्यादा खतरनाक होती है ये खामोशी। ये एक ईमानदार अफसर को अकेला और बेमतलब महसूस कराती है। अच्छा? सिस्टम उसे सजा नहीं दे रहा, वो उसे बस अप्रासंगिक बना रहा है, जैसे बता रहा हो कि तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब उसे नजरअंदाज करके ही रास्ते से हटाया जा रहा था। बिल्कुल। इसी बीच एक और अजीब घटना शुरू होती है। एक आदमी रहस्यमयी तरीके से उनके घर के चक्कर काटने लगता है। उनका पीछा करता है। हाँ, वो दफ्तर जाते तो वो पीछे, बाजार जाते तो वो पीछे। एक दिन नरेटर उसे रोक ही लेते हैं और पूछते हैं कि भाई बात क्या है। तब पता चलता है कि वो उसी तेल सप्लायर का आदमी है। और वो आदमी भी बड़ा शातिर था, सीधे सीधे कुछ नहीं कहता। वो कहता है, हुजूर, हमारे ड्रमों में मूर्छा लग रहा है, तेल खराब हो जाएगा। मतलब आप उन्हें छुड़वा दीजिए। इस पर नरेटर उसे करारा जवाब देते हैं कि मिलावटी तेल तो खराब ही होना चाहिए, उसे खाकर न जाने कितने लोग मर जाते। लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता। नहीं, कुछ दिन बाद वो फिर पहुंच जाता है। हाँ, और इस बार खेल दूसरे स्तर पर पहुंचता है। मतलब? जब सीधी बात नहीं बनी तो वो आदमी अब इशारों में घूस की पेशकश करता है। अच्छा। वो नैरेटर के खाली घर को देखकर कहता है, सर, आपके घर में तो कोई फर्नीचर ही नहीं है। और फिर? कहता है, आप नया फर्नीचर क्यों नहीं बनवा लेते?
रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे सर, आप बस दुकान पे जाके ऑर्डर दे आइए। मतलब अब सीधे सीधे रिश्वत। इस पर तो नैरेटर को बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, और वो उसे डांट कर घर से निकाल देते हैं। लेकिन वो आदमी इतना ढीठ था कि कुछ दिन बाद फिर लौट आता है। और इस बार वो और भी सीधी बात करता है। क्या कहता है? वो कहता है, अगर आपको इस तरह डर लग रहा है तो फिर सोना लीजिए ना। सोना? हाँ, हम आपको सोने के बिस्किट देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब अब तो कोई हद ही नहीं रही। नहीं। लेकिन यहाँ नैरेटर के दिमाग में बिल्कुल अलग बात आती है। क्या? उनके अंदर का वो आदर्शवादी अफसर जाग जाता है। बिल्कुल। वो सोचते हैं घूस लेना अगर अपराध है तो घूस देना भी तो अपराध है। बिल्कुल। तो वो उस आदमी को रंगे हाथों पकड़वाने का फैसला करते हैं। हाँ, एक जाल बिछाने का प्लान बनाते हैं। वो उसे 15 दिन बाद आने को कहते हैं ताकि उस आदमी को लगे कि साहब मान गए हैं। हाँ, कि वो लालच में आ गए हैं। और फिर वो अपनी ऑफिशियल डायरी में ये पूरा प्लान लिखते हैं कि कैसे वो इस आदमी को रंगे हाथों पकड़वाएंगे, गवाह कौन होंगे, सब कुछ। ये उनके किरदार का कह सकते हैं चरम है। वो न सिर्फ ईमानदार रहना चाहते हैं बल्कि वो बेईमानी को सजा भी दिलवाना चाहते हैं। सिस्टम को साफ करने की एक कोशिश। अपनी ये डायरी लेकर वो पूरे जोश में जबलपुर अपने ऑफिस पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक मिसाल कायम करने चाह रहे हैं। लेकिन अपने सुप्रिटेंडेंट को ये डायरी देने से पहले वो सोचते हैं कि अपने एक सीनियर सहकर्मी से सलाह ले ली जाए। अजीत कुमार घोष। हाँ, और शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। या शायद सबसे बड़ी सीख। अजीत बाबू कोई साधारण अफसर नहीं है। नहीं, वो उस सिस्टम का जीता जागता प्रतीक है जिसमें वो 35 साल गुजार चुके हैं। वो उस व्यवस्था की नस नस से वाकिफ थे। और वो नैरेटर को जो सलाह देते वो किसी सदमे से कम नहीं थी। अजीत बाबू पूरी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं, विमल बाबू, आपने जो भी कहा मैंने मान लिया कि वो सच है, लेकिन आप ये काम हरगिज ना करें। हाँ, और फिर वो जो कहते हैं वो हैरान करने वाला था। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इस डायरी को फाड़कर फेंक दीजिए। क्या? फाड़कर फेंक दीजिए? हाँ, और एक दूसरी झूठी डायरी लिखिए। उस तारीख को आप ये दिखाइए कि आप शहर में थे ही नहीं। एक मिनट, एक सीनियर ऑफिसर एक जूनियर को सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने को कह रहा है, झूठ लिखने की सलाह दे रहा है। ये क्यों? यही सवाल नैरेटर के मन में भी था। अजित बाबू समझाते हैं, अगर आप ये सच्ची डायरी साहब को देंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आप कितने ईमानदार हैं। तो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि आपको घूस लेने की आदत है, तभी तो बाजार के व्यापारी आपको घूस देने की हिम्मत कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई। मतलब आपकी ईमानदारी ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। यही सिस्टम का तर्क है। ये सर्वाइवल का तर्क है। सर्वाइवल का तर्क। हाँ। अजित बाबू की दुनिया में जो 35 साल के अनुभव से बनी है, कोई भी शख्स बेमतलब का जोखिम नहीं लेता। अच्छा। अगर आप एक जालसाज को पकड़वाने के लिए जाल बिछा रहे हैं तो सिस्टम की नजर में आप या तो बेवकूफ हैं या फिर आपका कोई अपना एजेंडा है। ईमानदारी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाप रे। अजित बाबू उनसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, पहले जिंदगी है या सिद्धांत? जिंदगी बची रहेगी तभी तो सिद्धांत पालोगे। हाँ, और फिर वो पुलिस की दुनिया की एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं। क्या? वो कहते हैं, पुलिस लाइन में हम किसी पर भरोसा नहीं करते, अपनी माँ पर भी नहीं, अपनी पत्नी पर भी नहीं। क्या माहौल रहा होगा काम करने का। बात यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अजित बाबू नरेटर को सिस्टम में जिंदा रहने का क्रैश कोर्स देते। मतलब वो उन्हें घूस लेने का सही और सेफ तरीका भी सिखाते हैं। वो उन्हें सिर्फ बचाने रही थे, वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, रुपए कभी अपने हाथ से मत लो। तो फिर? उससे कहो कि तुम्हारे ताला लगे लेटर बॉक्स में डाल दे, जब रात हो जाए तब लेटर बॉक्स खोल के रुपए निकाल लेना। और फिर तुम्हें कौन पकड़ेगा। ये एक सीनियर का अपने जूनियर को गुरु मंत्र था। सिस्टम में कैसे भ्रष्ट बना जाए इसकी पहली क्लास। ये तो अविश्वसनीय है। एक युवा अफसर जो ईमानदारी की मिसाल कायम करना चाहता था, उसे बेईमानी के सबसे सुरक्षित तरीके सिखाए जा रहे थे। लेकिन अजित बाबू की सबसे बड़ी सीख तो अभी बाकी थी। हाँ, इसके बाद वो उस केस की वो सच्चाई बताते हैं जिसने नैरेटर के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या सच्चाई? वो बताते हैं कि जिस बड़े अफसर ने तेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट के कागजात में ही एक शर्त रखी थी। कैसी शर्त? शर्त ये थी कि अगर तेल मिलावटी पाया गया तो सप्लायर को पुराना मिलावटी तेल वापस लेकर उसकी जगह नया शुद्ध तेल देना होगा। हाँ, एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पूरा केस शुरू से ही एक दिखावा था। बिल्कुल। सप्लायर को तो कोई खतरा था ही नहीं, उसे कोई सजा, कोई जुर्माना कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसे तेल बदलना पड़ता। ये पूरा खेल एक मिलीभगत थी, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको सब पता था। और नरेटर जिस केस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस समझ रहे थे, वो असल में सिस्टम के लिए एक रूटीन फाइल थी जिसका नतीजा पहले से तय था। उनकी पूरी मेहनत, उनकी ईमानदारी, सब बेमानी थी। आखिर में अजित बाबू अपनी सारी बातों को सही ठहराने के लिए एक बहुत ही अजीब तर्क देते हैं। भगवान वाला। हाँ, वो कहते हैं कि घूस
घूस कौन नहीं लेता, और फिर तिरुपति बालाजी मंदिर का उदाहरण देते हैं कि वहाँ भगवान को इतनी घूस चढ़ाई जाती है कि 20 आदमी मिलकर भी उन रुपयों को गिन नहीं पाते। वो कहते हैं जी साहब, आजकल तो भगवान तक घूस लेने लगा है। ये उस सिस्टम में काम करने वाले आदमी का खुद को तसल्ली देने का तरीका है। जब आप ये मान लेते हैं कि दुनिया में सब बेईमान हैं, यहाँ तक कि भगवान भी, तो फिर आपकी अपनी बेईमानी आपको छुपती नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकल होना लगती है, समझदारी लगती है। अजीत बाबू की बातों ने नरेटर का पूरा विश्वास, उनका पूरा आदर्शवाद सब तोड़ कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसके नियम ही उनके खिलाफ थे। वो जिस सिस्टम में ईमानदारी का झंडा बुलंद करना चाहती थी, वो सिस्टम ही बेईमानी की नींव पर खड़ा था। और इसके बाद, जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और साहित्य की दुनिया में आ गई। ये कहानी यही दिखाती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है जिसकी अपनी एक तर्क प्रणाली है, अपने नियम हैं और खुद को बचाने के अपने तरीके हैं। नरेटर की ईमानदारी उस सिस्टम के लिए एक बाहरी चीज थी, एक खतरा थी। इसलिए सिस्टम ने उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश की, सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। कहानी के अंत में बिमल मित्र एक और छोटी सी घटना का जिक्र करती हैं, जो शायद इस पूरी कहानी से भी ज्यादा गहरी चोट करती है। कौन सी? कई साल बाद जब वो एक मशहूर लेखक बन चुकी थी और उन्हें साहित्य के लिए एक बड़ा सरकारी पुरस्कार मिला, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें बधाई दी और बधाई देने के बाद धीरे से दबी जुबान में पूछा, क्या पूछा? इस पुरस्कार के लिए क्या खर्च करना पड़ा भाई, कितनी घूस देनी पड़ी? ओह, और ये आखिरी लाइन हाँ सब कुछ कह जाती है। हाँ। भ्रष्टाचार और शक्ति जिस दुनिया को वो पुलिस विभाग में छोड़कर आए थे, उस दुनिया की परछाई ने उनका पीछा साहित्य के क्षेत्र तक नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और व्यापक हो चुकी है। कि एक साहित्यिक पुरस्कार को भी लोग योग्यता का फल नहीं बल्कि एक सौदे का नतीजा समझने लगते हैं। बिल्कुल, ये उस भरोसे का टूटना है जो समाज को जोड़े रखता है। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जब ईमानदारी को ही शक की नजर से देखा जाने लगे और बेईमानी को समझदारी या प्रैक्टिकल होना मान लिया जाए, तो कोई भी इंसान अपने सिद्धांतों पर कैसे और कब तक टिका रह सकता है? क्या ऐसी व्यवस्था में बदलाव की कोई गुंजाइश बचती भी है?